कराची यूनिवर्सिटी में एक मुकाबला करवाया गया जी, जिसमें मुख्तलिफ तालिब इल्मों ने शिरकत की और अपनी अपनी शानदार जो इनोवेशंस हैं उसको प्रेजेंट किया। इन्हीं तालिबों में से एक की मुलाकात हम आपसे करवा रहे हैं। इकरा खान आज हमारे साथ मौजूद हैं जी। इन्होंने एक जदीद प्राइमरी पैकेजिंग डिज़ाइन तैयार किया है जिसमें एक मल्टी सेंसिटिव कलर चेंजिंग मॉनिटर है। ये इंडिकेटर जो है दवाइयों के दर्जा हरारत को, जो नमी का तनासुब है, ऑक्सीजन है, रोशनी, इसको मॉनिटर करता है। इकरा से मज़ीद इस प्रोजेक्ट के हवाले से, इस कंपटीशन के हवाले से बात करते हैं। इकरा, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। इकरा, सबसे पहले तो मुझे इस कंपटीशन के हवाले से बताएं, ये कराची यूनिवर्सिटी में हुआ और आपने अपना जो प्रोजेक्ट है इसमें कितने टीम मेंबर्स थे, क्या चीज़ प्रेजेंट की? जी, तो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कराची यूनिवर्सिटी फार्मेसी साइंस क्लब के थ्रू जो है हर साल ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, जिसके कंपटीशन फार्मा कैनवस द आर्ट ऑफ पैकेजिंग, इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था अपनी टीम मेंबर्स के साथ, जिसकी टीम लीड अरीशा आसिफ थी। हमने जो है एक इनोवेटिव पैकेजिंग डिज़ाइन बनाया है जिसके थ्रू हम रियल टाइम में मॉनिटर कर सकते हैं कि दवाई जो मरीज तक पहुंची है वो इस्तेमाल के काबिल है या नहीं है, क्या उसकी स्टोरेज कंडीशंस प्रॉपर रखी गई हैं या नहीं, और इस हवाले से और फिर वो दवा इस्तेमाल करने के काबिल रहती है या नहीं। ठीक है इकरा, ये कैसे काम करता है? बेसिकली इसके अंदर हमारे पास इंडिकेटर्स का एक ब्लेंड मौजूद है जो कि सेंसिटिव है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और लाइट से। ये ब्लेंड जो है एक थ्रेशोल्ड के ऊपर, वो टेम्परेचर जिस पर ड्रग डिग्रेड होने के चांसेस हैं, उस टेम्परेचर पर और उस ह्यूमिडिटी के ऊपर ये इरिवर्सिबल कलर चेंज करने की सलाहियत रखता है। तो जब अगर देखें, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मैं कहना चाहूंगी कि सप्लाई चेन इतनी ज्यादा रेगुलेटेड नहीं है। होता ये है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर तो तमाम स्टेबिलिटी कंडीशंस को, तमाम प्रोटोकॉल्स को सही तरह से फॉलो किया जाता है, लेकिन जब इंडस्ट्री से ये मेडिसिन निकल कर आ जाती है सप्लाई चेन के पास, डिफरेंट फार्मेसीज के अंदर, मेडिकल स्टोर्स के अंदर, तो वहां पर इसकी जो प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं इनको मेंटेन नहीं रखा जाता। हमारे पास जो ड्रग्स होती हैं ये टेम्परेचर की वजह से डिग्रेड हो सकती हैं, या ह्यूमिडिटी अगर इनको प्रॉपर ना मिले, जिस ह्यूमिडिटी लेवल पर, जिस रेंज पर ड्रग को जो है स्टेबल रहना है, ये कंडीशंस इसको ना मिले, तो होता ये है कि मेडिसिन के अंदर जो मॉलिक्यूल जो कि इंटेंडेड इफेक्ट देने की सलाहियत रखता है, वो उस मॉलिक्यूल के अंदर कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से वो ड्रग जो है अपना इंटेंडेड इफेक्ट दे नहीं पाती। इसके अंदर, इसके अलावा केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस भी आ सकते हैं जिसकी वजह से ड्रग इफेक्ट ना देगी, साथ साथ साइड इफेक्ट्स भी कॉज कर सकती है, जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो असल हमारा इस इनोवेशन का मकसद ये था कि जब दवा मरीज के पास जा रही है, अनफॉर्चुनेटली हमारी फार्मेसीज और मेडिकल स्टोर्स के अंदर फार्मासिस्ट नहीं मौजूद, वहां पर एक लेमैन मौजूद है जिसको नहीं मालूम ना उसके अंदर ये काबिलियत है कि वो दवा को देखकर इस बात को परख सके कि दवा मरीज को देने के काबिल है या नहीं है। तो हमारी इनोवेशन बेसिकली ये करेगी कि जब एक मरीज के हाथ में ये दवा मौजूद होगी तो वो इन इंडिकेटर्स के कलर चेंज के जरिए ये अंदाजा लगा सकता है कि ये दवा जो उस तक पहुंची है वो स्टेबिलिटी कंडीशंस के ऊपर मेंटेन नहीं रखी गई है, उसका टेम्परेचर प्रॉपर नहीं रखा गया, उसकी ह्यूमिडिटी प्रॉपर नहीं रखी गई, वो लाइट से एक्सपोज थी, जिसकी वजह से वो ड्रग कलर चेंज करने की वजह से उस इंडिकेटर के अब सस्पिशियस हो चुकी है। इट नीड्स अ रीटेस्टिंग। तो होता यह है कि जब तक फार्मेसी के अंदर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर मेडिसिन मौजूद है, तमाम प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं, लेकिन एक दवा जब मार्केट में आ गई है तो उसके बाद कोई भी टेस्ट परफॉर्म नहीं किया जाता जिससे ये अंदाजा हो सके कि वो दवा इंटेंडेड इफेक्ट देगी या नहीं देगी। ठीक है। तो बेसिकली ये एक हमारे पास जो है इनोवेशन इन तमाम मसाइल का एक बेहतरीन सद्जवाब जो है वो साबित हो सकती है, जो कि ये इंडिकेट करेगी कि इसकी स्टेबिलिटी कंडीशंस को प्रॉपर नहीं रखा गया है और अब जो है इसको एक रीटेस्ट की जरूरत है, और हो सकता है कि ये दवा इंटेंडेड इफेक्ट ना दे, सब थेरेप्यूटिक हो चुकी है ये, और ये साइड इफेक्ट्स भी कॉज कर सकती है।
ठीक हो गया। इकरा आप बड़ा अच्छा बोलती हैं, मुझे आपने बहुत बेहतरीन अंदाज में समझा दिया। मेरे ख्याल से तमाम देखने वालों को भी समझ आ गई होगी कि इकरा ने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जैसे एक्सप्लेन किया है अपने प्रोजेक्ट को। और डेफिनेटली ये बात बिल्कुल ठीक है और दुरुस्त है कि जब हम फार्मेसीज़ पे जाते हैं तो हमें नहीं आइडिया होता है कि जो मेडिसिन हम ले रहे हैं उसकी क्वालिटी, उसका इम्पैक्ट या उसका साइड इफ़ेक्ट्स हम पर हो सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी रेवोल्यूशनरी इन द वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन। सो इकरा, थैंक यू वेरी मच कि आपने में ज्वाइन किया। बड़ा ज़बरदस्त आपका प्रोजेक्ट है। आई होप कि आगे ये कमर्शियली भी आप इस पे वर्किंग करें और ये हमारे काम आए। इसके साथ साथ जी इसी मुकाबले का जिक्र करते हैं जहाँ पर हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद हैं, दुआ, जिन्होंने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो कि रोबोटिक मेडिसिन रिमाइंडर है। इन्होंने जी मेडी बडी का नाम दिया है और ये मरीजों को, केयर टेकर्स को, मेडिकल हेल्थ एक्सपर्ट्स को आप उनकी लाइफ को थोड़ा इजी कर सकता है। इनकी सादा और आसान इस्तेमाल के लिए जो इंटरफेस है, दुरुस्त दवाई की तकसीम है, बर वक्त रिमाइंडर्स की मदद से जो ये रोबोट है ये सही वक्त में और सही मिकदार में दवाइयाँ देने में हेल्प करेगा। ख़ास तौर पर ये बच्चों और बुजुर्गों के लिए बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। दुआ हमारे साथ मौजूद हैं जी, दुआ से भी ज़रा बात कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच दुआ, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दुआ। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। आई होप कि मैंने इसका नाम सही बोला है, मेडी बडी, राइट? यही नाम रखा है आपने रोबोट का? ओके, यही नाम है, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब जैसे हमें इकरा से बड़ा अच्छा लगा सुन के कि जो उनके ग्रुप ने बनाया था, मुझे थोड़ा सा अपने इस रोबोट के हवाले से एक्सप्लेन करें। हाउ डज इट वर्क, क्या चीज़ें हैं और ये जो रिमाइंडर देता है मेडिसिन का सही वक्त पर सही इस्तेमाल। बेसिकली अभी जैसे आपको भी आइडिया होगा कि जिस तरह से इतने ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, सबसे ज़्यादा मेडिसिन में जो 2 इश्यूज़ आते हैं, ये आते हैं कि हम आजकल जिस तरह से वक्त गुजरता जा रहा है, माशाल्लाह हर जो लड़की है एक वर्किंग वुमेन बनती जा रही है, इंडिपेंडेंट वर्किंग वुमेन। तो वो अक्सर अपनी लाइफ को ना बैलेंस करने की कोशिश करती है, प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल लाइफ। तो उसमें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इस तरह से कि आप अगर आप वर्किंग वूमेन भी और अगर आप इतनी ज़्यादा कंटिन्यूसली मीटिंग में बिजी भी रहती हैं और अगर फॉर एग्जांपल आप नहीं करना चाहती हैं बट एक्सीडेंटली आपका अपने बच्चे का डोज मिस हो जाता है, तो आप बाद में बहुत रिग्रेट करती हैं। और हमें ऐसा लगता है कि डोज मिस हो जाना इतनी बड़ी बात नहीं है, बट ये बड़ी बात है। अगर आपका फॉर एग्जाम्पल आपको 2 बजे एक डोज लेना है और अगर वो मिस हो जाता है तो आप वो 4 बजे नहीं ले सकते। हर मेडिसिन का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, इसी वजह से मेडी बडी आपको हेल्प करेगा आपका डोज एक्यूरेट टाइम पे लेने के लिए और एक्यूरेट डोज पे लेने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको 2 बजे डोज लेना है, 4 बजे लेना है, रात के 10 बजे लेना है, तो पेरेंट्स जाने से पहले इसमें रिमाइंडर फिक्स कर देंगे अलार्म कि आपको 2 बजे लेना है, दोपहर में 4 बजे लेना है, रात को 10 बजे लेना है, और एग्जैक्टली टाइम पे इसका अलार्म रिंग करेगा तो बच्चे को पता चल जाएगा कि उसे डोज लेना है, या फिर उसके अटेंडी को पता चल जाएगा इसके डोज का टाइम हो चुका है। और इसमें एक और फीचर भी हमारा है जो कि बहुत बड़ा इशू होता है कि जिस तरह से आपको भी आइडिया होगा कि बॉक्सेस, सिरप्स के बॉक्सेस के पीछे लिखा हुआ होता है कि 1 टेबल स्पून लेना है आपको, राइट? और एज पाकिस्तानी हमारे घर में स्पून्स का लेवल बिल्कुल अलग है। कोई टी स्पून को टेबल स्पून कंसीडर कर रहा होता है, कोई टेबल स्पून को वोकैबुलरी थोड़ी खराब है। टेबल स्पून, टी स्पून इसकी बिल्कुल यही इशू, मेजर इशू आ जाता है जिस वजह से एक्यूरेट डोज नहीं मिल पाती। तो ये सबसे बड़ा जो हमारा सेकंड फीचर इसके अंदर है एक्यूरेट डोजिंग का, जिसमें एक्यूरेट डोजिंग आपको मिल जाएगी। बिल्कुल एक्यूरेट आपको टाइम भी मिल रहा है, एक्यूरेट डोजिंग भी मिल रही है। प्लस आपको एक और चीज़ भी है, ये तो बच्चों से रिलेटेड हो गया। अब एल्डरली पेशेंट की तरफ आते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है 2 चीज़ इफेक्ट होती है, मेमोरी और आईसाइट। अब मेमोरी इफेक्ट होगी तो डोज टाइम पे लेना भूल जाएंगे, मेडी बडी आ गया फिर से आपको डोज याद दिलाने टाइम आपका। सेकंड, साइट, अगर साइट वीक हो जाएगी तो इशू क्या होगा, एक्यूरेट डोज नहीं निकाल पाएंगे, ये इशू होगा। तो मेडी बडी फिर से आ गया आपकी हेल्प करने, तो एक्यूरेट डोज और एक्यूरेट टाइम के साथ ये 2 फीचर अभी हमने फॉर एग्जाम्पल फॉर नाउ बीइंग इंट्रोड्यूस किए हैं इसके अंदर। बट हमारे फ्यूचर प्लान्स और बहुत सारे इसमें फीचर्स हम कर रहे हैं, अभी इस पे काम कर रहे हैं। बेसिकली हम, मेरी बहुत अच्छी टीममेट है मरियम, वो कोडिंग में माशाल्लाह बहुत अच्छी है, उन्होंने इसकी सारी कोडिंग डील करी है, वो इसका एक कोर पार्ट है। तो इस तरह से हर एक टीममेट ने मेरे बहुत अच्छा रोल प्ले किया। प्लस हमारा जो क्लब है, साइंस क्लब है हमारा, फार्मेसी साइंस क्लब, उसका बहुत बड़ा रोल है कि उसने एक प्लेटफॉर्म दिया ताकि हम ये प्रोडक्ट कर सकें, डिस्प्ले कर सकें, बना सकें।
इसके अलावा हमारे पास जो हम फ्यूचर प्लान कर रहे हैं इसमें इंट्रोड्यूस करवाने के फीचर, सबसे बड़ा फीचर ये होगा इसमें कि पाकिस्तान में अवेलेबल जितने भी ड्रग्स हैं उन सब का डाटा हम स्टोर करेंगे अपने पास, और उसमें वहाँ पे आपके पास टच पैनल होगा जिसमें आपने जो भी आपकी सिरप बॉटल है, एक डिस्पेंसर सिस्टम जिस तरह से आपके घर में डिस्पेंसर्स होते हैं उसी तरह से आप सिरप बॉटल को हमारे रोबोट में इंसर्ट कर देंगे और पेरेंट्स जाने से पहले अलार्म्स फिक्स कर देंगे, एक्यूरेट डोज भी इंसर्ट कर देंगे, और जो भी सिरप बॉटल लगाइए आप हमारे टच पैनल पे सिलेक्ट कर देंगे तो आपको उसकी सारी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी, इंडिकेशन, साइड इफेक्ट एटसेट्रा। क्या तो ये बात है। आपका मल्टीपर्पज काम करेगा। मतलब हमें ये बात है कि आइंदा आने वाला फ्यूचर जो है रोबोट्स का है और हमें दवाइयों से लेके एवरीथिंग। सो दुआ, और मैं आपको एक बात ऐड करना चाहती हूँ, जितने लाइवली तरीके से आपने अपने इस रोबोट्स के हवाले से बताया ना और एक्साइटमेंट से, आई वांट कि जब भी आप इसको कमर्शियल लेवल पे लेके जाएं आपने इसके ऊपर जो जिंगल बना लेना वो इसी लैंग्वेज या इसी टोन में बनाना है ताकि आप इसको प्रॉपर्ली सेल कर सकेंगी, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। एंड आई एम सो ग्लैड कि आप जैसे स्टूडेंट्स इस थॉट के साथ, इस ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ इस तरह के आइडियाज़ को लाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और बहुत ज़बरदस्त आपका प्रोजेक्ट है। इकरा की तरह आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं कि आप इसको प्रॉपर्ली कमर्शियल लेवल पे एग्जीक्यूट कर पाएँ, एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच